गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एप्लीकेशन। सभी का वेलकम है। फटाफट से मुझे एक कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। नाउन की 8th क्लास है आज। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास टाइम चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैंने क्लास टाइम चेंज करके कुछ और रख दिया फिर उस टाइम पे भी बच्चों को इशू आएगा। तो होता क्या है ना, देखिए कि अगर हम एक टाइम कोई सेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि वो सबके लिए सुटेबल टाइम रहे। ठीक है, तो किसी एक दो बच्चों को एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है, कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल टाइम चेंज नहीं हो पाएगा। रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, वॉइस ओके, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाउन के केस के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम नाउन के केस के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन के कितने केस होते हैं, उनको अलग 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 फिर हम लेके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास होगी नाउन के केस। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से अपना रजिस्टर ओपन करेंगे, अपने पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ कॉपी करना है और सारी क्लास पूरी क्लास को लाइव ही अटेंड करना है। ठीक है, जल्दी से अपनी नोटबुक खोल लीजिए फटाफट से। अभी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जो 2 मिनट का टाइम दूंगी, फटाफट जुड़ने दो क्योंकि बच्चों का रह जाता है फिर। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से स्टूडेंट जुड़ेंगे और अपनी नोटबुक वगैरह लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठिए, साथ साथ कॉपी करना है। क्लास का टाइम सुबह 6 बजे बोल रहे हैं। 6 बजे स्टूडियो भी नहीं खुलता है। 6 बजे तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चा, स्टूडियो ही नहीं खुलता है। यहाँ पे कोई होता ही नहीं है कि जो मैं क्लास आके यहाँ से ले लूँ, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज भी आते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम क्लास लेने आते थे, जैसे अभी 2 दिन पहले आपकी क्लास में शॉर्ट सर्किट हो गया था, है ना। तो टेक्निकल इश्यूज भी आते रहते हैं, उसकी वजह से क्लास की टाइमिंग चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एनीवे, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम आपने बोला था कि बैच परचेज करने के बाद डिस्क्रिप्टिव की क्लास का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप समझिए, हो चुका है। ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव का क्लास एक्टिवेट मतलब डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी आप लोगों को इसी बैच के अंदर कराई जाएगी। ठीक है, और उसका फोल्डर आपको, डिस्क्रिप्टिव का फोल्डर एक अलग से बन के मिलेगा जिसमें आपकी सारी डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस चलेंगी। ओके, बहुत जल्दी वो एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि अभी आपको डिस्क्रिप्टिव का कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखो ऑलरेडी आप लोगों के एग्जाम्स हो चुके हैं, तो मैं अगर बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव की अभी आप लोगों को उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी नेक्स्ट ईयर को टारगेट करें तो उसके डिस्क्रिप्टिव में बहुत लेट करना है अभी हमें। ठीक है, काफ़ी टाइम है अभी। तो डिस्क्रिप्टिव की सारी क्लासेस आप लोगों को 1 बाय 1 एक साथ मिलती रहेंगी। ठीक है, आप लोगों ने बैच परचेज कर लिया तो टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी इसी के अंदर कराई जाएगी, क्योंकि मैंने बोला है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एक्टिवेट हो चुका है लिंक। ठीक है, अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है, पहले आप लिखते हैं, बच्चे जुड़ जाएंगे, छोटे छोटे डाउट्स है बच्चों के, वो ले लेते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम नाउन 5 की पीडीएफ नहीं मिली। बस इसी पीडीएफ को लेके थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उस दिन शॉर्ट सर्किट हो गया था। क्लास में पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते एकदम से सब लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई, क्लास बीच में रुक गई थी। आपने भी देखा होगा 9-5 की क्लास अचानक से बंद हो गई, है ना। तो शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी वजह से बाद में जब हमने डिजिटल बोर्ड ओपन करके देखा तो कुछ नहीं मिला, पीडीएफ उस दिन की सेव नहीं हो पाई थी। तो ये दिक्कत आई उस दिन, शॉर्ट सर्किट की वजह से पीडीएफ आप लोगों की सेव नहीं हो पाई। तो नाउन 5 का आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। उसमें आप ये कर सकते हैं, 9-5 की वीडियो चला के पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, 9-5 को एडजस्ट कर लो, बाकी नाउन 1 से लेके नाउन 7 तक की सारी पीडीएफ्स मैंने अपलोड करा दी है। और कलेक्टिव नाउन की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल चुकी है। मैंने बोला था ना, कलेक्टिव नाउन की पीडीएफ अलग से दूंगी जिसमें आप सारे कलेक्टिव नाउन पढ़ सकते हो जो इंपॉर्टेंट है। तो उसकी लिस्ट में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, उसको भी आप पढ़ लेना। जब कलेक्टिव नाउन करोगे तो उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, बस ये कर लेना आप, नाउन 5 को ना वीडियो से कॉपी कर लेना, वीडियो पॉज करके वहां से नोट कर लेना। और मैं एक चीज़ आप लोगों को इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि नाउन 5 नहीं है इसलिए बोल रही हूँ, हर किसी क्लास के लिए, आने वाली क्लास के लिए भी। आज मेरी बात सुन लेना, जब जब भी आप नोट्स बनाओ, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आगे अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप वहां से खोल के अपना चेक कर सके कि मैंने क्या चीज़ गलत लिखी थी। पीडीएफ सिर्फ इसीलिए होती है। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूँगी, नोट्स बनाने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि कभी भी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाइए, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि मैम ने यहाँ पे सर्कल क्यों किया, जो मैंने बोला तो आपको सुनेगा, वो चीज़ समझ आएगी, अपनी नोटबुक में भी करोगे। पीडीएफ से क्या होगा कि आप पीडीएफ खोल लोगे, फटाफट कॉपी करते चले जाओगे, आधी चीज़ गलत नोट करोगे, बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे सर्कल क्यों किया था, यहाँ पे ये एरो क्यों बनाया था, यहाँ पे ये क्यों किया था, यहाँ बॉक्स क्यों बनाया था। तो जब कभी भी कुछ नोट करो,
ये सिर्फ नाउन के बारे में नहीं है, हर किसी चैप्टर के बारे में। तो आप लोगों को वीडियो के थ्रू ही नोट करना है। वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, फिर नोट कर सकते हो, और लाइव में तो आप साथ साथ चलोगे। सबसे बढ़िया है क्लास को लाइव अटेंड करो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो वीडियो से क्लास को नोट करो, ठीक है। लेकिन पीडीएफ सिर्फ आप लोगों की इसलिए होती है ताकि आप चीज़ों को मैच कर सको। पीडीएफ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्रोवाइड हर पीडीएफ कराई जाएगी, बट उसका सहारा नहीं लेंगे आप नोट करने में, ठीक है। बिल्कुल सही गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ, जो आपको फॉलो करनी है तो आपके ऊपर है। बाकी मैं सिर्फ बिल्कुल सही तरीका आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से चलना होता है। गोल्डन कॉन्सेप्ट का ई बुक बहुत जल्दी मिलेगा, डोंट वरी। आपको बोला है तो आप टेंशन मत लो। गोल्डन कॉन्सेप्ट का ई बुक भी मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी कराई जाएगी। मैंने पहले ही बताया था कि मैंने यूट्यूब पे भी ये चीज़ बोली थी। गोल्डन कॉन्सेप्ट का ई बुक आपको मिलेगा जब सारे कॉन्सेप्ट ई बुक यूट्यूब पे उसके आप लोगों के 100 तक चले जाएंगे, तो तुरंत आप लोगों को उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद आप लोगों को ई बुक मिल जाएगी, एक अच्छी ई बुक बना के आपको देंगे, ताकि आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकें अगर आप चाहें तो, या फिर उसको वैसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हो गए आपके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर। क्लास स्टार्ट करें अब। आज हम नाउन के केसेस के बारे में पढ़ेंगे। चलो, छोटी छोटी चीज़ें स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेनी चाहिए क्लास के, जो बच्चों के छोटे छोटे डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, ठीक है। अब बाकी मैंने आप लोगों को अपना नंबर दिया हुआ है 7291 0566 90। कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन रेलेवेंट कॉल करने हैं, रेलेवेंट मैसेजेस करने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बस हाई हेलो करने के लिए कॉल किया मैम को, नहीं, ठीक है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपना कोई डाउट पूछ सकते हैं। या कोई भी प्रॉब्लम आती है कि मैम पीडीएफ नहीं मिली है, कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ बात कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। पेड स्टूडेंट्स को मैं ये देती हूँ अपने। चलिए, तो आज हम नाउन एंड उसके केस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम नाउन और इसके केस के बारे में पढ़ेंगे। तो केस ऑफ नाउन हमारा टॉपिक होगा आज। अब तक हमने देखो क्या क्या पढ़ा। नाउन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर है बट होते प्लूरल है ना। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जिनको आप सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। जब सिंगुलर का मन करे सिंगुलर लगा लो, जब प्लूरल का मन करे प्लूरल लगा लो। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सब चीजें हम कर चुके हैं। अब आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है नाउन एंड केस के बारे में। उससे अलग हम कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने नाउन में कर ली हैं। अब हम नाउन एंड केस में पढ़ेंगे, और इसके अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट होता है वो पॉजेसिव केस होता है, जिसको हमें डीपली पढ़ना है। बाकी नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस आपको पता होना चाहिए बाकी केसेस के बारे में। तो नाउन के 4 केस होते हैं। फर्स्ट केस है आपके सामने, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं या फिर सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे अपनी नोटबुक में, नाउन एंड केस, ठीक है, केस ऑफ नाउन। तो नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि इसके बाद हर चैप्टर की आपकी जो क्लास होगी वो हैंड रिटन फॉर्म में ही होगी, मैं खुद लिख के पढ़ाऊंगी। ये इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को एक बार पढ़ाती हूँ जरूर हूँ ऐसे, ताकि स्टूडेंट्स पता लगा सके, उनको पता लगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जब हम वैसे पढ़ाते हैं और पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वैसे बच्चों को क्लियरिटी ज़्यादा होती है बजाय कि इसके। ऐसे आप लोगों को लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, उसमें आप अच्छे से साथ साथ लिख पाते हो, ठीक है। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, देखो, इट रेफर्स टू अ नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट। जब नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए तो उसको सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। जब नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाए तो उसको ऑब्जेक्टिव केस कह देंगे। देखो कितना इजी है, ठीक है ना। तो देखो, जब नाउन को, इट रेफर्स टू अ नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट, जब नाउन को रेफर किया जाए कैसे, सब्जेक्ट की तरीके से, तो वो आपका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, या उसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप लोग जानते ही हैं, चैनल हमारा है आरजी स्पोकन इंग्लिश, तो वो आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों की स्पोकन से रिलेटेड क्लासेस चलती रहती है, वो आप देख सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। छोटी छोटी वीडियोस वहाँ पे जाती रहती है, ठीक है। बाकी इंग्लिश स्पोकन को लेके कुछ बड़ा भी करने वाले हैं, वो आप लोगों के सामने जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, नॉट नाउ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के समझिए आप। द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। रेड फोर्ट क्या है, एक फेमस बिल्डिंग है। अब इसमें देखो, रेड फोर्ट क्या है, आपका नाउन है, तो सब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहा है, तो सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। सब्जेक्टिव केस हो गया नाउन का। अब यहाँ पे ट्रीज बियर फ्रूट, तो ट्रीज यहाँ पे क्या है, आप लोगों का सब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ये आप लोगों को क्या हो गया, ट्रीज यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो ये का सब्जेक्टिव केस हो गया। तो जब नाउन को सब्जेक्ट की तरह से यूज किया जाए तो उसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जब नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया जाए तो उसको ऑब्जेक्टिव केस कहता है नाउन का,
ठीक है। जैसे देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट रेफर्स टू ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन भी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। जब हम नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह से यूज करते हैं तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब इसमें क्रिकेट क्या है, नाउन है। नाउन को कैसे यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया गया। वही सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गई, और क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। फिर यहाँ देखिए आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश यहाँ पे क्या है, नाउन है। ऑब्जेक्ट की तरह से आप यूज कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं उसको। और अगर आप ऑब्जेक्ट की तरह से यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे, ठीक है। इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर थर्ड केस पे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से कॉपी कर लीजिए। वॉइस कम आ रही है मैम, वॉइस की भाई एक बार बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि एक दो बच्चों की इशू है वॉइस को लेके। तो एक बार सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वॉइस सभी को कम आ रही है, या अगर एक दो बच्चों को प्रॉब्लम है वॉइस को लेके तो फिर हो सकता है कि आप लोगों के फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो। एक बार सभी स्टूडेंट जरा कमेंट करके बताएंगे कि वॉइस सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताइए भाई, वॉइस क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स? बताइए भाई जल्दी से, वॉइस क्लियर है क्या? चलो स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम क्लियर है वॉइस, वॉइस क्लियर है। अब ठीक है, ठीक है, मैंने थोड़ा फ्रिक्वेंसी चेंज की है। वॉइस क्लियर है मैम, वॉइस क्लियर है, वॉइस ओके है, वॉइस ओके है, वॉइस क्लियर है, ठीक है। सब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि वॉइस क्लियर है। अब जिनके फ़ोन में वॉइस कम आ रही है थोड़ा सा अपना कुछ सेटिंग चेंज कीजिए फ़ोन की। कुछ ना कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम होती तो वो सबको होती, बट सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो इससे इसका मतलब जिस भी एक दो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वॉइस लो है, तो अपना फ़ोन आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। बाकी वॉइस क्लियर, सभी स्टूडेंट्स की फ़ोन में अच्छी वॉइस सुनाई दे रही है। चलिए फटाफट से कॉपी कर लेंगे। बस यही बताया है यहाँ पे, एक स्टूडेंट कह रहे हैं हम रिपीट कर दो, यही बताया है कि जो नाउन को जब आप सब्जेक्ट की तरह से यूज करते हैं तो उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। नाउन को जब आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। देखो यहाँ पे नाउन कैसे यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यहाँ पे नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। बस इतनी बात है, ठीक है। दो केस नाउन की होगा, बाकी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक है हमारा नाउन एंड केस। फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं भाई, जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया? जब जैसे ही नोट कर लो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। डन का मैसेज सेंड करना एक। चलो हो गया नोट, आगे बढ़ते हैं। नाउन का थर्ड केस है जेनेटिव और पॉजेसिव केस। यही केस आप लोगों का इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे स्टार मार्क करेंगे। यही केस आपका इंपॉर्टेंट है, इसी केस को हमें डीपली पढ़ना है, यहीं से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है,
ठीक है। नाउन का जो थर्ड केस है पजेसिव केस, यहां से क्वेश्चन बनेगा, सब्जेक्टिव केस से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बस पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बस पता होना चाहिए। और वोकेटिव केस है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जो इंपॉर्टेंट है जहां से डीपली जिसको पढ़ना है, ठीक है, इसको पढ़ाने के लिए नाउन एंड केस पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बहुत से हम डायरेक्ट, बहुत से टीचर्स ऐसे भी करते हैं डायरेक्ट केस ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन एंड केस, सीधा उसमें पॉजिटिव केस, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन बाकियों के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, 4 केस होते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है, तो इसको हम डीपली पढ़ेंगे पॉजिटिव केस को। सारी कहानी यहीं से, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नाउन से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आगे डीपली पढ़ना है। देखो, इट रेफर्स टू अ नाउन यूज विद एन अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, ये कैसे यूज किया जाता है, नाउन को कैसे रेफर करते हैं, अपोस्ट्रॉफी के साथ, जो आप इस तरीके से लगाते हो। ठीक है, ऐसे लगाते हो, अपोस्ट्रॉफी एस। पोजीशन दिखाता है, इसका नाम पॉजिटिव केस क्यों है, पॉजिटिव केस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि पोजीशन दिखाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा राम्स वाइफ, तो किसकी वाइफ हुई, राम की वाइफ हुई ना, तो पोजीशन दिखा रहा है कि भाई बीवी किसकी है, राम की है ना। तो इसलिए यहाँ पे राम्स वाइफ मतलब राम की बीवी, तो राम का पोजीशन दिखा रहा है कि बीवी किसकी है, राम की है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे राम्स वाइफ हो गया, मेरा घर है ना, या फिर रोहित का घर, तो रोहित्स हाउस। पोजीशन दिखा रहा है कि भाई घर किसका है, रोहित का है, तो ये पॉजिटिव केस होता है जो पोजीशन दिखाता है। ठीक है, इसमें किसका यूज करते हैं, हम अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, टू डिनोट रिलेशन और पोजीशन। तो ये क्या दिखाता है, रिलेशन और पोजीशन दिखाने के काम आता है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव केस कहते हैं। पोजीशन की वजह से पॉजिटिव केस नाम पड़ गया इसका। ठीक है, क्योंकि पोजीशन दिखाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, दिस इज रवीनाज हाउस, ये रवीना का घर है। ठीक है, तो पोजीशन दिखा रहा है कि भाई घर किसका है, रवीना का है, तो इसलिए जो चीज पोजीशन दिखाएगी वो पॉजिटिव केस के अंदर आ जाएगी। देखो हमने इसमें किसका यूज किया, अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया, है ना। तो अपोस्ट्रॉफी एस का घर, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या होता है, अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है ऑफ। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया, ऑफ, हिंदी मीनिंग क्या हो गया, का या की। तो अपोस्ट्रॉफी एस मतलब ऑफ, दिस इज रवीनाज घर मतलब, दिस इज रवीनाज घर मतलब, दिस इज, ये रवीना का घर है, का घर है। ऑफ इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा का। द बॉयज डिमांड कैन नॉट बी फुलफिल्ड, लड़के की जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो द बॉयज डिमांड, लड़के की डिमांड, तो यहाँ पे पोजीशन, डिमांड किसकी है, लड़के की है, तो यहाँ पे बॉय के साथ हमने क्या यूज किया, अपोस्ट्रॉफी का यूज किया। तो ये होता है आपका पोजीशन केस, पॉजिटिव केस, इसको हमें डीपली पढ़ना है। उससे पहले इसको इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बार फोर्थ केस और देख लेते हैं कि वोकेटिव केस क्या होता है। वोकेटिव केस होता है, इट रेफर्स टू अ नाउन यूज टू कॉल और एड्रेस समवन, जब हम किसी को एड्रेस कर रहे हो, है ना, उस केस में हम वोकेटिव केस का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, राम जरा इधर आना, राहुल जरा एक कप चाय लेके आना, है ना। इस तरीके से जब सेंटेंस यूज करते हैं, जब किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी को कॉल करते हैं, उसके नाम से उसको पुकार के, उसका नाम अलग बोल रहे हैं और फिर सेंटेंस अलग बोलते हैं, तो वो होता है किसी को एड्रेस करना, है ना। कभी कभी किसी का मम्मी होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मेरी मम्मी मुझे कह रही है रशिका, रुक गई, फिर कुछ और बोला, जरा ये काम कर देना, है ना। तो इस तरीके से जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, तो वहां पे हम वोकेटिव केस उसको बोला जाता है। जैसे कि देखिए, रमन रन एज फास्ट एज यू कैन, रमन जितना तेज हो सकता है उतना तेज दौड़ो, रन एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है, अब इसे दूसरा वाला देखिए, कम एयर मुकेश, कम एयर। ठीक है, तो ये किसी को आप एड्रेस कर रहे हो, किसी को बुला रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं वोकेटिव केस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि इससे कुछ एरर नहीं बनेगी, एक एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है इससे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, पॉजिटिव केस, इसको डीपली पढ़ते हैं। पहले आप इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, जल्दी से, जैसे ही कॉपी कर ले एक मेरे को मैसेज सेंड कर देना।
हो गया, चलिए वेरी नाइस, नोट कर लिया गया बच्चों ने। अब हम पढ़ेंगे डीपली पॉजेसिव केस को, ठीक है। चलो अब हम लिख लिख के समझेंगे, क्योंकि अब सारा खेल समझने का है, तो मुझे वो चीज़ पीपीटी में मज़ा नहीं आता भाई बिल्कुल भी। देखो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो चीज़ में जो फीलिंग्स में यहाँ डाल सकती हूँ मैं, वो वहाँ नहीं डाल सकती। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ऐसे पढ़ाई जा सकती है वो वैसे नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि यहाँ पूरा समझाने का है। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे चीज़ों को, ठीक है। फिर जब मैं कॉपी करने के लिए बोलूँगी तो आप कॉपी करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनते चले जाएंगे, एक एक चीज़ जो मैं लिखूंगी उसको समझते चले जाएंगे, ठीक है। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, पॉजेसिव केस क्या होता है। पॉजेसिव केस का मतलब, पहली बात पीछे ही मैंने आप लोगों को बताया, अपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी एस, ये क्या दिखाता है? अपोस्ट्रॉफी एस पोजीशन दिखाता है ये, ठीक है। क्या दिखाएगा? ये पोजीशन दिखाएगा। अपोस्ट्रॉफी एस का मीनिंग क्या निकल के आता है? ऑफ, ठीक है। क्या दिखाएगा? पोजीशन दिखाएगा। और अपोस्ट्रॉफी एस का मीनिंग क्या निकल के आता है? ऑफ, सॉरी। शिट, एक सेकेंड भाई। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो ये अपोस्ट्रॉफी एस क्या दिखाएगा? पोजीशन दिखाएगा, ठीक है। और मीनिंग क्या होता है इसका? ऑफ होता है भाई, ठीक है। मीनिंग क्या हो गया? ऑफ हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अब मैंने जैसे किस तरीके से सेंटेंस में आप इसको यूज करेंगे, अब हम बात करेंगे। जो ये अपोस्ट्रॉफी एस मैंने लगाया है, इस पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी लंबी बातें हैं, जिनको मैं धीरे धीरे करके डिस्कस करना है, और आपके एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ अपोस्ट्रॉफी एस। हम क्या पढ़ने वाले हैं? अपोस्ट्रॉफी एस के यूजेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी एस के यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ अपोस्ट्रॉफी एस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि अपोस्ट्रॉफी एस को हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया इसमें कि अपोस्ट्रॉफी एस को हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या आएगा? राम्स वाइफ, जैसे मैंने बोला राम की वाइफ, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम्स वाइफ, ठीक है। राम्स वाइफ, तो क्या मतलब हुआ इसका? राम्स वाइफ का, राम की वाइफ। राम क्या है? लिविंग है, उसके लिए मैंने अपोस्ट्रॉफी एस यहाँ पे लगा दिया। अब मैंने बोला अपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? ऑफ होता है। अगर मुझे ये चीज पलट के लिखनी है, ठीक है, मतलब मुझे अगर ये चीज ऑफ लगा के लिखनी है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपोस्ट्रॉफी एस हटा दूं और मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, ऑफ से बना दूं, बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। या तो आप ऐसे बोल लो राम्स वाइफ, या आप ऐसे भी कह सकते हो द वाइफ ऑफ राम, है ना। तो मैंने कहा इसका उल्टा करके लिखना है, तो मैंने कहा इसका उल्टा ये हो जाएगा द वाइफ ऑफ राम, राम की बीवी, ठीक है। द वाइफ ऑफ राम, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द वाइफ ऑफ राम, राम की बीवी, या फिर राम्स वाइफ। अब दूसरी यहाँ पे चीज है, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ? वाइफ ऑफ राम, या एक सिचुएशन ये भी हो सकती है वाइफ ऑफ द राम, ठीक है। तो बात सवाल ये आता है कि इन तीनों सेंटेंस में से कौन से वाला सही है, तीनों में से कौन से वाला स्टेटमेंट सही माना जाएगा? पहले वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? तो ध्यान रखना, जब भी आप अपोस्ट्रॉफी को चेंज करके इस तरीके से लिख रहे हो, तो पहले वाले नाउन के साथ द लगाओगे, बाद वाले के साथ नहीं लगाओगे, ठीक है। कंडीशन क्या बनेगी? द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। वाइफ क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है। तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये सिचुएशन आपको बनानी है। तो जो फर्स्ट वाला होगा ये सही होगा। वाइफ ऑफ राम भी लिखना खाली तरीके से देखा जाए तो गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं, और वाइफ ऑफ द राम तो बिल्कुल ही गलत है, नाम से पहले हम वैसे भी द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सही तरीका, सही सीक्वेंस जो है इसको लिखने की, वो ये मानी जाएगी द वाइफ ऑफ राम, राम की बीवी, या आप कह सकते हैं कि राम्स वाइफ, ठीक है ना। ये सही तरीका है लिखने का। तो ये हो गया लिविंग के लिए। और बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप कह सकते हो डॉग्स लाइफ, मैंस लाइफ, है ना, आदमी की लाइफ। ये सब एग्जाम्पल्स लिविंग के हो सकते हैं। आप अगर यहाँ मेंशन करना चाहे तो कर भी सकते हैं। और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया
मैं यही लिख रही हूँ, आप इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। मैं यही लिख रही हूँ, मैंस लाइफ आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं डॉग्स लाइफ, ठीक है। भाई डॉग जो होता है ना एनिमल, उसको भी हम लिविंग में ही मान के चलेंगे, तो दोनों सही है। मैन की लाइफ, इंसान की लाइफ और डॉग की लाइफ दोनों सही है। तो जो भी लिविंग थिंग है उनके साथ हम अपोस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूज हुआ अपोस्ट्रॉफी का कि हम उसको लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं। तो इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, चलिए वेरी नाइस भाई, बहुत बढ़िया। कॉपी कर लिया इतना। चलिए स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम आज बहुत मज़ा आ रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि जब जब इस तरीके से पढ़ाया जाता है ना आप लोगों को विदाउट पीपीटी, तो पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है, एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग होती है। एक एक चीज़ लिख के पढ़ाना वो अलग ही बात हो जाती है, उसमें वो चीज़ हम डाल सकते हैं जो हम पीपीटी में नहीं डाल सकते, ठीक है। चलो ये हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। कर लिया ना नोटिस को, चलो हो गया है। आगे बढ़ाते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या होगा वो देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आएगा यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स। हम ये देख रहे हैं अपोस्ट्रॉफी का यूज कैसे कैसे करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो नॉन लिविंग थिंग के केस में जो चीज आपकी जीवित नहीं होती, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के केस में आप अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है भाई। नॉन लिविंग थिंग के केस में आप अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे, ये बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है बड़े अच्छे से, ठीक है, नहीं करोगे। नॉन लिविंग के केस में अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करना है। जैसे मैंने अगर आप लोगों के सामने बोल दिया क्या, टेबल स्लैग, टेबल स्लैग, तो सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या ये सही है कि गलत है। टेबल स्लैग, हाँ प्रदीप लिख सकते हैं। रोहित मदर, राम्स मदर, शाम्स मदर, ठीक है। कहाँ कैसे लिखना है उसके बारे में भी अभी आगे बताऊंगी, कहाँ नहीं लगा सकते, कहाँ पे नहीं लिख सकते। फिलहाल आप मुझे ये बताइए यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मेट सही होगा, ये सही है कि गलत है। गलत है, ठीक है। स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम गलत है, क्योंकि टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ आपको अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करना है। अब सवाल ये आता है कि जब नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज आप नहीं कर सकते, तो फिर इसको सही तरीके से कैसे लिखें, लिखना तो पड़ेगा। मान लो मुझे ये कहना है कि टेबल के पैर, बोलना पड़ सकता है कि यार टेबल का पैर टूट गया। अब टेबल स्लैग लिख नहीं सकते हो तो फिर कैसे लिखोगे, तो आपके पास ऑप्शन तो है ना कि आप अपोस्ट्रॉफी एस को ऑफ से लिख सकते हो, है ना। अपोस्ट्रॉफी एस की जगह हम ऑफ लगा सकते हैं। तो यू हैव ऑप्शन, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उसको ऑफ से बनाइए, बट अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना आपको। अपोस्ट्रॉफी को दिक्कत है अपने आप से कि मुझे नहीं लगाना, तो मेरा जो दूसरा रूप है ना वो उसको लगा ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेबल्स लैग लिखा हुआ है ये आप नहीं लिख सकते, इसको पलट के क्या क्या लिख सकते हो, लैग ऑफ टेबल लिख सकते हो। लेग ऑफ टेबल नहीं लिख सकते, पीछे ही रीजन बताया अभी, ठीक है। लेग ऑफ द टेबल लिख सकते हो, ये भी कहीं ना कहीं लिखना गलत होगा, ठीक है। बिल्कुल सही तरीका क्या है लिखने का, द लेग ऑफ टेबल।
पहले द आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर से नाउन आएगा। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्मेशन जो है वो ये है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। सही तरीका लिखने का ये होगा, द लेग ऑफ टेबल, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, द लेग ऑफ दिस टेबल। अगर आप पॉइंट आउट करने की बात कर रहे हैं तो ऐसे भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे टेबल से पहले आप कोई डिटरमिनर भी लगा सकते हैं, दिस दैट, ये भी लगा सकते हो आप। ठीक है, द लेग ऑफ दिस टेबल अगर पॉइंट आउट कर रहे हो तो कि इस वाली टेबल का पैर या उस वाली टेबल का पैर, तो द लैग ऑफ दैट टेबल, द लैग ऑफ दिस टेबल, ऐसे भी बोल सकते हो, द लैग ऑफ दिस टेबल। ठीक है ना, देखो दिस यूज कर लिया। अब डिटरमिनर को पढ़ाएंगे बाद में डीपली, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लेंगे कि दिस यहाँ पे क्या है, ये डिटरमिनर है। ठीक है, दिस यहाँ पे क्या है, डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या करता है, डिटरमिनर का भी काम होता है एक तरीके से, ये नाउन से पहले लगाया जाता है। टेबल यहाँ पे क्या है, नाउन है, नाउन से पहले डिटरमिनर का यूज किया जाता है। तो दिस यहाँ पे क्या है, आप लोगों को डिटरमिनर, फिलहाल के लिए तो समझेंगे, बाकी बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, तो ये सही तरीका होगा लिखने का, इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए। तो जब भी नॉन लिविंग थिंग आए तो नॉन लिविंग के थिंग के साथ आपको अपॉस्ट्रॉफी का यूज नहीं करना है, बट इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप इसको कॉपी कीजिए। हो गया? ठीक है, तो कॉपी कर लिया होगा। हो गया, चलिए अब थर्ड पॉइंट आता है। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, देखो जब व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स को ही लेके आए हो, ये भी पॉइंट, ठीक है, ये भी पॉइंट किसको लेके है, नॉन लिविंग थिंग्स को लेके ही है। लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाइड कर दिया जाए, ठीक है, व्हेन नॉन लिविंग, साथ साथ कॉपी करेंगे भाई इस चीज को, साथ साथ कॉपी रखिए, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर पर्सोनिफाइड। जब मैं कहूंगी रुक जाओ तो रुक जाना है, वरना साथ साथ कॉपी रखना है। ठीक है, इसको साथ साथ कॉपी कीजिए, मैं कहूँ समझाने की जब बात आएगी तो रुक जाना है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर पर्सोनिफाइड। ठीक है, पॉइंट आप बल्कि अगर यहाँ पे ऐसा कीजिए, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा, लिख लिया तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट में लिख लेना नॉन लिविंग थिंग्स के, अगर नहीं लिखा तो उसको यहाँ पे ऐड कर देना पर्सोनिफिकेशन। अगर लिख लिया तो काटना मत भाई, गलत कुछ नहीं है वो, अगर लिख लिया तो काटना मत, मेरे पास तो ऑप्शन था इसलिए मैंने काट दिया। जिसने लिख लिया कोई बात नहीं, नॉन लिविंग थिंग के नीचे ब्रैकेट में लिख लेना पर्सोनिफिकेशन, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत, दोनों चीज मेंशन हो जाएंगी। कि नॉन लिविंग थिंग्स में जब पर्सोनिफिकेशन दिखाया जाए, ये क्या होता है मैं समझाऊंगी अभी। ठीक है, जब नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर पर्सोनिफिकेशन दिखाया जाए, मैंने डायरेक्ट इसको पॉइंट बना दिया, आपके पास अगर आपने नोट कर लिया तो काटना मत, उसके नीचे ब्रैकेट में पर्सोनिफिकेशन लिख लेना। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को जब पर्सोनिफाई किया जाए, पर्सोनिफिकेशन की जब बात की जाए, तो उस केस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल केस में आप नहीं करोगे, जैसे मैंने बोला टेबल स्लैग तो नहीं बोलोगे, लेकिन जब आप कोई ऐसी चीज दिखा रहे हो, सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि आप उसको पर्सोनिफाई कर रहे हो, पर्सोनिफाई मतलब उसमें जान डालने की कोशिश कर रहे हो, उसको जिंदा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, नॉन लिविंग को भी ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे पता नहीं सच में कोई चीज हो रही है। जैसे आप कहते हो ना, तेरी हिरनी जैसी चाल, तेरे सोने जैसे बाल, है ना, तो पता है ना हिरनी जैसी चाल, इसका मतलब थोड़ी ना कि वो हिरन की तरह चल रही है। अब हिरनी जैसी चाल मतलब आपने उसको इतना फील कर लिया, है ना, ये बालों को आपने इतना फील कर लिया कि तेरे सुनहरे बाल, तेरी हिरनी जैसी चाल, तेरी ऐसी आंखें, तेरी वैसे नाक, होता है ना गाने बना देते हैं, तेरी झील सी आंखें, है ना। अब देखो झील सी आंखें, समझ रहे हो, तुमने आंखों में जान डाल दी, है ना, जैसे आंखों को पूरा झील से कंपेयर कर दिया, और अब तुमने बोल दिया तुम्हारी हिरनी जैसी चाल। तो जब आप किसी चीज में जान डालने की कोशिश करते हैं ना, उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, उसको जिंदा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे चाल को आपने हिरनी जैसी बता दिया,
है ना, तो उसको बिल्कुल ऐसा फील किया कि आपने उसके अंदर जान डाल दी, उसमें खो गए। तो इस चीज को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाई करते हैं, ठीक है, जब नॉन लिविंग थिंग्स आर पर्सोनिफाइड, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स में पर्सोनिफिकेशन डालने की कोशिश करते हैं, उसे पर्सोनिफाई करते हैं उसको, तो उस केस में हम नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं। तो व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर पर्सोनिफाइड, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो इस केस में अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करना ठीक माना जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ आप अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं कब, जब आपने नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाई किया। कैसे, देखो जैसे आप बोलते हो कि सन क्या है, सन, सन वैसे नॉन लिविंग थिंग में आ गया। नेचर क्या है, नॉन लिविंग थिंग में आ गया। लेकिन आप कई बार कहते हो ना कि यार कुदरत का प्यार है ना, कुदरत का नज़ारा, मतलब उसमें इतने खो गए हो कि आप उसको फील कर रहे हो। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ में इतने खो जाते हैं कि उसको फील करने लग जाते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार वाह कितना सुंदर नज़ारा है, ये नेचर का प्यार है, ठीक है, ये आपका कुदरत का प्यार है, तो नेचर्स लव आप कह सकते हो। देखो नेचर क्या है, नॉन लिविंग है, बट फिर भी आपने नेचर्स लव बोला क्योंकि आप उसमें पर्सोनिफिकेशन कर रहे हो, उसको पर्सोनिफाई कर रहे हो उसको, है ना, उसमें जान डालने की कोशिश कर रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो। नेचर्स लव बोल के आप नेचर के जो प्यार को महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह के जो फ्रेज होते हैं आपके, जैसे आप कह सकते हो नेचर्स लव, है ना, या आप कह सकते हो नेचर्स फ्यूरी, प्रकोप जिसको आप बोलते हैं, सन्स फ्यूरी, सूर्य का प्रकोप। साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, साथ साथ कॉपी कीजिए। डेथ्स आईसी हैंड्स, फॉर्चून्स फेवर, भाग्य की जब आप बात करते हैं, है ना, मतलब उसको हर चीज आपने भाग्य के ऊपर डाल दी, भाग्य पे इतना भरोसा करना कि बिल्कुल फील करना उस चीज को। तो ये आप लोगों के जो इस तरह के फ्रेज होते हैं, इनमें आप अपोस्ट्रॉफी का एस यूज कर पा रहे हो। देखो अब आप कहो कि मैम नेचर तो नॉन लिविंग है, फिर हमने कैसे लगा दिया, क्यों लगाया, वो आपको रीजन दे दिया, क्योंकि इनको पर्सोनिफाई कर रहे हैं हम। ठीक है, बहुत बढ़िया, भगवान का प्यार हो गया, है ना। स्टूडेंट बोल रहे हैं हम आज लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर पीछे से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास फिर पूरी हो जाएगी, स्टार्टिंग से देख लीजिए आप। वॉइस कम आ रही है भाई, मेरी साइड से कोई इशू नहीं है वॉइस को लेके, तुम्हें कम क्यों आ रही है, अब कम आ रही है कि एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे वॉइस ठीक नहीं है क्या। इधर से मैंने फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सेट की हुई है, बाकी एक बार माइक चेक करा लेंगे भैया, जैसे अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो एक बार दिखा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैंने बोला व्हेन अ हम्प्टी डम्प्टी, एच यू है ये, एच यू, ओके, व्हेन अ हम्प्टी डम्प्टी sits on a chair, when a Humpty Dumpty sits on a chair, we can feel we can feel the chair sweeping. अब एक चीज बताओ, हम्प्टी डम्प्टी को क्या, हम्प्टी डम्प्टी मतलब, हम्प्टी डम्प्टी मतलब एक मोटा तगड़ा इंसान। ठीक है, हम्प्टी डम्प्टी मतलब मोटा तगड़ा ताजा इंसान। जब एक मोटा तगड़ा इंसान चेयर पर बैठता है, ठीक है, व्हेन अ हम्प्टी डम्प्टी सिट्स ऑन अ चेयर, वी कैन फील द चेयर्स वीपिंग, हम चेयर का रोना सुन सकते हैं। तो मतलब बेचारी चेयर भी दुखी हो गई कि ये कौन बैठ गया मेरे ऊपर, वो सेंस कहना चाह रहा है ये। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि चेयर के सच में रोएगी, चेयर कौन सा सच में रोने लगेगी कि भाई अगर मोटा इंसान बैठ गया तो चेयर रोने लगेगी, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं पॉसिबल है ना। लेकिन तुम उस तरीके से फील कर रहे हो, है ना। हम कई बार किसी की मजाक बनाते हैं, है ना, हमारे अंदर आदत होती है, तो हम किसी की मजाक बनाने लग जाते हैं। कोई घर पे आया है कोई, अरे इसमें मत बैठ टूट जाएगा ये, है ना, ये रोने लग जाएगा,
इस तरीके से बोलते बोलते हैं ना किसी को मजाक में, यार दोस्तों के साथ मजाक चलता रहता है, तो हम कई बार किसी को बोल देते हैं कि यार ये रोने ना लग जाए चेयर, है ना, तो वो वाली कहानी है। अब चेयर सच में थोड़ी रोएगी, लेकिन आप ऐसा फील कर रहे हो कि भैया अगर ये इंसान इस पे बैठ गया तो सच में इसका तो बाजा बज जाएगा, है ना, तो वो वाला हिसाब है। तो यहाँ पे देखो, व्हेन हम्टी डम्प्टी सिट्स ऑन अ चेयर, जब हम्टी डम्प्टी सिट चेयर पे बैठता है तो हम फील कर सकते हैं, देखो आप यहाँ पे फील लिख रहे हो, आप फील कर सकते हो क्या चेयर का रोना। तो जब इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनको आप पर्सोनिफाई करने की कोशिश करते हो, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, हिंडी जैसी चाल सोने जैसे बाल, है ना, तो ये सब है, इसमें आप क्या कर रहे हो, जान डालने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब चीजें आप लोगों की क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन के अंदर आ जाती है, इनके साथ आप अपोस्ट्रॉफी लगा सकते हो। अदरवाइज अगर हम सिंपल बात करेंगे तो उस केस में आपको अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है। और भी कहाँ कहाँ लगा सकते हो उन पर भी बात करेंगे, पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फिर और पॉइंट्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम अपोस्ट्रॉफी और लगा सकते हैं नॉन लिविंग के साथ। चलिए फटाफट से पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, हो गया कॉपी। फोर्थ एग्जाम्पल रिपीट कीजिए, कौन से वाला। डेथ्स आईसी हैंड, वो बोल रहे हो ना, जैसे 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 मरने के टाइम पे कोई इंसान ना, जब डेथ होने वाली हो तो ठंडा पड़ जाता है, तो वही चीज बोले, जब इस तरह की सेंस आपको डालनी हो कि मैं तुम्हारे ठंडे हाथ, मतलब जो डेथ के समय पे रहते हैं वो फील कर सकता हूँ, ठीक है, उसको आप बोल सकते हैं। नर्वसनेस को बेसिकली, ठीक है। ओके, चलिए इतना कॉपी हो गया। फटाफट से जब भी कॉपी कर लेना मुझे एक फटाफट से एक डन का मैसेज, एक सिंबल दे दिया करो कि मैम कॉपी हो गया है, कुछ भी एक इशारा दे दिया करो, थम्स अप सेंड कर दिया करो एक, ताकि चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। इंग्लिश को तुम्हें ऐसा बना देंगे कि तुम्हें प्यार हो जाएगा, इंग्लिश से प्यार होने लग जाएगा। जहाँ तो बच्चे डरते थे, लेकिन कंडीशन यही है भाई, मेरी मेरी कंडीशन ये है कि क्लास रोज अटेंड करनी है, लाइव ही अटेंड करनी है। तो अगर इस तरीके से लास्ट तक चलोगे, बैच के लास्ट तक, ये नहीं कि 4-5 दिन का शौक था बस भूत उतर गया, अगर लास्ट तक जाओगे ऐसे ही तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रूव कर लोगे और बाकी में प्यार हो जाएगा। हो गया कॉपी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बढ़ाऊँ आगे बात तुम्हारी शादी की। तुम अपनी शादी की बात खुद ही आगे बढ़ा सकते हो, मैं कोई नहीं होती है आगे बढ़ाने वाली, कुछ करोगे तो अपना बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट था ना ये, इसको फोर्थ बना लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, मैंने आप लोगों को बताया
कि पीछे चलते हैं एक बार, कि जब नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाई करेंगे तो हम उसमें apostrophe s लगा सकते हैं। और भी सिचुएशंस होती हैं जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ या कुछ ऐसी फ्रेजेस में apostrophe s का यूज करते हैं जो लिविंग से हटके होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो कहाँ कहाँ और हम apostrophe का यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है जहाँ पे हम apostrophe s लगा सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी और जगहें हैं जहाँ पे हम apostrophe s लगा सकते हैं? अभी तक हमने ये देखा फर्स्ट पॉइंट में कि हम लिविंग थिंग के साथ लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट में देखा कि नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लगाना है। थर्ड पॉइंट में देखा कि जब नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाई कर रहे हो तो लगा सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये आता है कि कहाँ कहाँ और हम अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। देखो, जब हम टाइम की बात कर रहे हो तो आप अपोस्ट्रोफी लगा सकते हो, जब आप वेट की बात कर रहे हो तो अपोस्ट्रोफी लगा सकते हो, जब आप अमाउंट की बात कर रहे हो तो अपोस्ट्रोफी लगा सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो लगा सकते हो, स्पेस की बात कर रहे हो तो लगा सकते हो। फॉलोड, यहाँ पे प्लेस ऐड कर लेना भाई, प्लेस। ठीक है, यहाँ प्लेस ऐड कर लेना। फिर ब्रैकेट में, प्लेस के ब्रैकेट में कोई प्लेस है फॉलोड बाय सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव ऑब्जेक्टिव नहीं, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कोई प्लेस है और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री है। देखो जैसे इसका एग्जांपल ये लिखा, टाउन्स बेस्ट रेस्टोरेंट। ठीक है, टाउन क्या हो गया, प्लेस हो गया, और बेस्ट क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो ऐसे केस में आप लगा सकते हो टाउन्स बेस्ट, प्लेस प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो बीच में आपने अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। तो कोई ऐसे तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि प्लेस आया फिर वो फॉलो कर रहा है किससे, सुपरलेटिव डिग्री से, तो वहां भी आप लगा सकते हो। ठीक है। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ। देखो, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि शादी तब होगी जब नौकरी रहेगी, तो बिल्कुल तभी तो मैं कह रही हूँ कि शादी तभी तो होगी जब नौकरी मिलेगी। और नौकरी कैसे मिलेगी, जब तुम पढ़ोगे, और पढ़ोगे किस तरीके से पढ़ोगे। पढ़ तो सब रहे हैं, सिलेक्शन सबका नहीं हो रहा है, तो तरीके से पढ़ना है, मतलब रोज क्लास अटेंड करनी है, रोज के रोज नोट्स बनाने हैं, रोज लाइव ही क्लास में आना है, तो कुछ हो पाएगा। ठीक है ना। नाउन में भी कितनी क्लास होंगी, पढ़ते रहो बहुत, जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी तब तक क्लास चलेगी। मतलब अभी 8th क्लास है ना आप लोगों की, लगभग 11-12 तक नाउन जाएगा। ठीक है, विद प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ मिला के 12, 10, 11, 12 तक चला जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कितनी क्लास में कितना कवर कर पाते हैं। जैसे लास्ट क्लास का बताऊं तो 11 तक गया था, लास्ट बैच में 11 तक गया था। ठीक है, तो कई बार 11 तक जाता है, कई बार 12 तक जाता है, डिपेंड करते हैं। कई बार 10, 5, 10 मिनट की बैच में एक्स्ट्रा पढ़ा हो जाते हैं तो जल्दी खत्म हो जाता है। उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम नेम ऑफ कंट्रीज की बात कर रहे हैं या हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ भी आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। देखो जैसे अरे क्या हो गया ये। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिखा है जूरीज डिसीजन, जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। यहाँ आपने अपॉस्ट्रोफी लगाया है ना। गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ आपने लगाया, तो जो आप लोगों के कलेक्टिव नाउन होंगे वहां भी आप अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। फिर आप लोगों का हेवनली बॉडीज हो गई। हेवनली बॉडीज हो गई, जैसे अर्थ टेम्परेचर हो गया। भाई एक सेकेंड में गले में कुछ अटक गया है, खराश हो रही है। ठीक है, तो हेवनली बॉडीज हो गई, हेवनली ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे अर्थ टेम्परेचर आपने यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद डिग्निफाइड एंटिटीज हो गई। तो इस तरह के जो आप लोगों के फ्रेजेस होंगे वहां आप यूज कर सकते हो। जैसे टुडेज न्यूज, टाइम, वेट, अमाउंट, डिस्टेंस, टुडे, 2 days लीव, 1 किलोमीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस के अंदर आ गया। ठीक है, 5 किलोग्राम वेट, वेट वेट के अंदर आ गया। ठीक है, वर्थ, रुपीज वर्थ, अमाउंट के अंदर आ गया। इंडियाज पॉपुलेशन। तो जो भी इस तरह के सेंटेंस होंगे ना, इनसे रिलेट करेंगे, आप इनके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो। अगर कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया कंट्री में आ गया, तो नेम ऑफ कंट्रीज के साथ आप अपॉस्ट्रोफी यस लगा सकते हो, है ना। तो इंडियाज पॉपुलेशन हो गया। तो जो भी इस तरह के सेंटेंस होंगे आप लोगों के, वहां पर अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो। कलेक्टिव नाउन हो गया, हेवनली बॉडीज हो गया, लॉज इन्फ्लुएंस हो गया, तो इस तरह के आप यूज कर सकते हो। तो ये भी कंडीशन है जहां जहां आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो ये सबके सारे पॉइंट्स भी आप नोट कर लेंगे कि इनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। इतना आप इसको कॉपी करेंगे, इतना मैं एक गिलास पानी पी के आती हूँ, पता नहीं क्या हो गया गले में। इसको जल्दी से कॉपी कीजिए।
हो गया? इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से। कॉपी कीजिए फटाफट से, बता देना जैसी हो जाए। नहीं सर, नोट कर रहे हैं बच्चे भी। हो गया? चलिए, डन। अब्दुल बोल रहे हैं कि मैम इंग्लिश से बहुत डर लगता है, कैसे करें? देखो, डरना मना है, बस ये समझ लो, मेरी क्लास में आने के बाद डरना मना है। डरना नहीं है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज है भाई, इससे क्या डरना है? कोई भूत प्रेत है कि तुम डरोगे जो? हाँ, क्या है ऐसा इंग्लिश जो तुम्हें इतना डर लगता है? इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है यार, बोलो तो मजा आता है, पढ़ो तो उतना मजा आता है। इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा आप लोगों को। आप लोग इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे तो बन जाएगा। ठीक है, शुरू में ही अगर आप किसी चीज को कहीं देख के बोलेंगे कि यार डर लग रहा है, तो वो काम आप नहीं कर पाओगे। पहले इस डर को निकालिए। पहले ये सोचिए कि इंग्लिश बहुत अच्छी है और मैम से पढ़ेंगे तो डर नहीं लगेगा। ठीक है, एक एक चीज स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलेंगे तो पक्का इंप्रूव करेंगे, डर नहीं लगेगा। पहले ये सोच लोगे कि यार डर लगेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। कभी ये नहीं सोचना है कि डर लग रहा है, ये सोचो कि नहीं लग रहा है, बहुत ईजी है, मैम के साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे, एक टाइम पे बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई जो बिल्कुल कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था और वो सिलेक्शन ले रहे हैं, आप समझिए। तो वो ऐसे थोड़ी ना कि जादू हो गया कुछ, या कोई जादू टोना मार के उन्होंने सिलेक्शन ले लिया, कोई मजिशियन थोड़ी ना है वो। मेहनत की है तो आपको भी वही मेहनत करनी है। ठीक है, हो जाएगा, सब होएगा। इतना डीपली आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि एक चीज पढ़ाई जा रही है, ये मेरा दावा है कि मेरे पास कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद आपसे ऐसा नहीं हो सकता कि ये टॉपिक से हमें क्वेश्चन नहीं बनाए जा रहे। नाउन मैं पढ़ा दूंगी, उसके बाद आप क्वेश्चन बना के देखना, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, किसी बुक से बना लेना। तो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है इतना डीपली, क्योंकि मैं चाहती हूँ पर्सनली कि मैं बच्चों को एक भी चीज़ ना छुड़वाऊँ। मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को छुड़वा दी जाए और बच्चे बाद में ये बोले कि ये मैम ने हमें नहीं पढ़ाया। तो सारी चीज़ मेरी साइड से कराई जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि बस आप लोगों को साथ साथ चलना है, इतना काम करना है। कह रहे हैं, आप एक बात बताइए, आपने इंग्लिश को इतना इम्प्रूव कैसे किया? मैं भी एक बात बताऊँ, मैं जब पैदा हुई थी तो तब तो इंग्लिश पटर पटर बोलने लगी नहीं होंगी, ये मुझे तब तो ये सब नहीं आ गया होगा, सीखा होगा मैंने भी एक टाइम पे, है ना? एक टाइम पे मैंने भी सीखा होगा, चीजें पढ़ी होंगी, समझी होंगी, तब मुझे आया होगा। कि जब मैं पैदा हो गई थी तब से ही मुझे आता था कि वही कलेक्टिव नाउन होता है और ये प्रॉपर नाउन होता है। पैदा होते ही मैं बोलने लगी थी कि दिस इज प्रॉपर नाउन, दिस इज कलेक्टिव नाउन। हाँ,
या फिर इन नाउन्स को हम सिंगुलर नहीं लेते, इन नाउन्स को हम प्लूरल लेते हैं कि मैं पैदा होती मम्मी को सुनाने लग गई थी। नहीं ना, आया होगा ना मुझे भी, मतलब कैसे आया होगा, मैंने इंटरेस्ट क्रिएट किया होगा अपना। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले मैंने कोशिश की होगी कि हाँ यार अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, कुछ पढ़ के देखते हैं। ऐसा अंदर फीलिंग लेके आओ कि मुझे कुछ सीखना है, वो भी इंग्लिश में। सोचो कि आपको जब कुछ आ जाएगा इंग्लिश में तो एक कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पे चला जाएगा। समझ रहे हो ना? तो वो दोनों चीज़ें होती हैं, पहले इंटरेस्ट क्रिएट करो, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। जैसे नाउन है, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो ऐसी कौन सी चीजें समझ नहीं आएगी आपको? अब ये बताओ, ये पढ़ाया समझ नहीं आया? आया ना समझ? इससे पीछे का जो पढ़ाया कि भाई क्या कलेक्टिव नाउन होता है, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो समझ तो आ रहा है ना। अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आपको समझ आ रहा है, इसका मतलब आप ये समझिए कि काम हो रहा है। ठीक है ना, आप कर पा रहे हो। अगर समझ ही नहीं आ रहा तो अलग बात है। अगर आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है, इसका मतलब हो पा रहा है, आप कर पा रहे हो उस चीज को। और जब कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस की जरूरत है, और जब प्रैक्टिस करोगे 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 प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि आपको भी नहीं पता चलेगा कि कब आप उसके बादशाह बन जाओगे। समझ रहे हो? इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कुछ नहीं होता। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कुछ नहीं होता। जब करने से होता है, ठान लोग ही करना है तो करना है, फिर हिंदी हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। चलो करें स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये नाउन का केस का फोर्थ पॉइंट ये था, और फिफ्थ पॉइंट ये। मैं आज थोड़ा सा क्लास को लंबा ले रही हूँ क्योंकि बस ये वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं, क्योंकि फिर दो ही पॉइंट्स बचे हैं इसमें, दो पॉइंट्स के लिए लंबा खिंच जाएगा, हालांकि हो नहीं पाएंगे पूरे। चलो इसको करो, एक पॉइंट जो बचेगा उसको कल करेंगे। ठीक है, 6 पॉइंट्स डिस्कस करने थे मुझे इसमें, 5 आज हो गए हैं, बाकी के पॉइंट कल डिस्कस कर लेंगे। ये वाला पॉइंट देख लो। ठीक है, यूज अपोस्ट्रॉफी विद द लास्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में अब आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, है ना? कंपाउंड नाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये बोला गया है कि कंपाउंड नाउन में दो नाउन होते हैं, तो कंपाउंड नाउन में आप लास्ट वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज करें। देखिए, कंपाउंड नाउन आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, सन इन लो, ब्रदर इन लो, फादर इन लो, है ना? ये सब क्या थे? कंपाउंड नाउन थे। तो यहाँ पे कंपाउंड नाउन के केस में आप क्या करेंगे? बाद वाले के साथ अपोस्ट्रॉफी लगाइए। तो माई फादर्स इन लॉज हाउस इज बीइंग रेनोवेटेड। मेरे फादर इन लॉ का घर रेनोवेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे फादर इन लॉ क्या है? कंपाउंड नाउन है। पढ़ा चुके जिनमें स्टूडेंट्स ने कंपाउंड नाउन वाली क्लास नहीं की है, हो सकता है कि उनको ये समझ ना आए, तो डरो मत कि समझ नहीं आ रहा। अब पीछे की क्लास नहीं की तो समझ तो कम आएगा ही ना थोड़ा सा। अब कंपाउंड नाउन जिसने कर लिया उसको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी ये चीज। तो ये क्या है? कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में एक नाउन फादर हो गया, एक ये लॉ हो गया, तो बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगाओगे, पहले वाले के साथ नहीं लगाओगे। तो यही बोला गया है कि यूज अपोस्ट्रोफी विद द लास्ट वर्ड। लास्ट वाले वर्ड के साथ आप अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे कंपाउंड नाउन में। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? माय फादर इन लॉज हाउस, मेरे फादर इन लॉ का घर। ये अपोस्ट्रोफी है, मुझे क्या दिखा रहा है? पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, मेरे फादर इन लॉ का घर। जैसे राम्स वाइफ था तो राम की वाइफ, ऐसे फादर इन लॉज हाउस मतलब फादर इन लॉ का घर। समझ रहे हैं? इस तरीके से। फिर देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज वर्क फॉर डेवलपमेंट इज बीइंग अप्रिशिएटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सेंटेंस मुझे बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की सही है कि गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज वर्क सही है, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है, कोई भी गलती इसमें नहीं है। ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट का काम। ठीक है, तो बाद वाले के साथ आपने पोस्ट्रॉफी लगाया। इंडिया की गवर्नमेंट का काम जो है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसकी प्रशंसा हो रही है मतलब। ओके, क्या मुश्किल था इसमें बताओ? ऐसे की समझ नहीं है आपको? समझ तो आ रहा है ना? और अगर समझ आ रहा है इसका मतलब सब कुछ हो जाएगा, फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओके, हाँ एक बच्चा पूछ रहा है कि अगर इसका प्लूरल बनाना हो, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पीछे की क्लास में। ठीक है, फिर भी दोबारा देखना है दोबारा देख लो, हालांकि मैं सब करा दिया, मैंने कुछ छुड़वाया नहीं है, मैं अपनी तरफ से सब कुछ लेके चलती हूँ पहले ही। ठीक है, आपके पास देखो फादर इन लॉ है। आइए दोनों चीज देख लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है एक बार फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो, फादर इन लॉ है तो दो चीजें हैं आपके पास। एक तो है फादर्स इन लॉ, अगर आप ऐसे बनाते हैं फादर्स इन लॉ। ठीक है, तो ये अगर मुझे फादर इन लॉ का, मैं कह रही हूँ प्लूरल बनाओ, फादर इन लॉ का प्लूरल बनाओ, तो अगर आपको फादर इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो प्लूरल तो बनेगा ऐसे,
प्लूरल के केस में एस जुड़ेगा यहाँ पे, यहाँ नहीं जुड़ेगा, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, है ना, ये पहले बता दिया मैंने, कंपाउंड नाउन जब कराया तभी बता दिया था। ठीक है, तो फादर इन लॉ अगर प्लूरल बनाना है तो फादर में एस जोड़ोगे, लॉ में नहीं जोड़ोगे, और एरर ऐसे ही आती है फादर इन लॉज करके, यहाँ पे एस लगा के देते हैं, वो ध्यान रखना, यहाँ एस नहीं लगेगा, यहाँ पे एस लगेगा, फादर्स इन लॉ होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको पोजीशन दिखाना है, पोजीशन मतलब अगर अपोस्ट्रोफी का यूज करना है, अगर ऐसे बोलना है फादर इन लॉ की कार, फादर इन लॉ का घर, फादर इन लॉ का ये, है ना, तो का ये की सेंस देनी है, मतलब पोजीशन अगर दिखाना है तो पोजीशन दिखाओगे फिर लास्ट में, तो पोजीशन वाला जो अपोस्ट्रोफी है वो लगता है लास्ट में। तो दो दो चीजें हैं देखो यहाँ पे, अगर ऐसे प्लूरल बनाना है तो ऐसे बनाओगे, पोजीशन दिखाना है तो वैसे बनाओगे। ठीक है, दोनों सही है, दोनों के अलग अलग सेंस है। तो मैंने क्या बोला, ये तो आपने क्या किया, ये तो आपने क्या किया, ये तो आपने प्लूरल बनाया है। ठीक है ना, ये तो आपने प्लूरल बनाया है, और यहाँ पे क्या दिखाया है, यहाँ पे पोजीशन दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया, ये आपने पोजीशन दिखाने की कोशिश की, मतलब आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, तो अपोस्ट्रोफी एस में और इस वाले एस में डिफरेंस होता है, समझ रहे हो, तो दोनों चीजों में ये फर्क है। ओके, चलिए, ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लोगों की क्लास खत्म होती है, इसमें जो पॉइंट बचे हैं वो मैं आप लोगों को कल कराऊंगी, क्योंकि अभी टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो गया है, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, और अभी ये 12 बजे से थी, अभी थोड़ा लेट भी हो गया है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उसको ख़त्म करके फिर नाउन के आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।